चलिए, आवाज आ रही है। क्या चल रहा था कब? देखिए, इधर हो गया है क्या पूरा? आवाज आ रही है? अच्छा, चलिए, जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री में देखिए, पहले दो बात यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जो प्रधानमंत्री है, ये कौन सा, इनके पास कौन सा पावर है? वास्तविक। जो राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है, नाम मात्र का शक्ति उसमें है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें है? तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में है। तो वास्तविक शक्ति जो प्रधानमंत्री में है, उसे हम लोग बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ये देखेंगे, बहुत बार सवाल पूछा है। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। और जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, वो संवैधानिक प्रमुख होता है, या जिसमें नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। संवैधानिक प्रमुख जिसमें नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डी जीरो एग्जीक्यूटिव। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसलिए समझ में आ रहा है दोनों? सिंपल ये समझ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति अब प्रधानमंत्री में निहित है, ठीक है ना? तो उसको एक टर्म दिया गया है जिसको हम बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। अगर पूछेगा कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है, तो हम लोग किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। अच्छा, इसका हिंदी नहीं होता है, हिंदी भी यही होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों को सेम ही बात बोलते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है जिसमें नाम मात्र की शक्तियां निहित है, तो उसको हम बोलते हैं डी जीरो एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है ना?
एक टर्म है, आपको टर्म याद कर लीजिए, बस टर्म है। इसका मतलब क्या है, नहीं मतलब बस टर्म आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और राष्ट्रपति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे पहले। हाँ, वास्तविक शक्ति। जे जे है ये, जीरो। हो गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में बात करें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो सबको पता है, आसान आसान चीजें हैं जो कल भी बात की गई थी। किसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। दूसरा बात, अगर बोलेगा कि प्रधानमंत्री की पदावधि कितने दिन की होती है, पदावधि, तो अगर अगर सवाल सीधे कोई पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितने दिन के लिए होती है, तो बताना है कि 5 साल। समझेंगे यहाँ पे 5 साल। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी जो नियुक्ति होती है सामान्यतः 5 साल होती है, जनरली। अगर कोई ऐसे अगर स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है कि नहीं, लोकसभा के कार्यकाल इतना, कार्यकाल तक, कार्यकाल तक, तो ये भी सही है, कार्यकाल तक। यानी पदावधि तो 5 साल के लिए होती ही होती है, लेकिन अगर पूछेगा कि लोकसभा जितना दिन चलेगा, मान लें 6 महीने में सरकार गिर गई, 6 महीने उनका कार्यकाल है, लेकिन सामान्यतः अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कोई दिक्कत समझने में? दूसरा बात, अगर यहाँ पर कोई पूछे कि प्रधानमंत्री के पद की उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, आयु मिनिमम, यहाँ पे बात करता है मिनिमम आयु। देखिए, जो मिनिमम आयु है, अब यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे आयु लोकसभा और राज्यसभा। पहले समझेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। अगर सिंपल सवाल पूछेगा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष। 25 वर्ष ए आंसर सही है। एज अगर पूछेगा कितना चाहिए तो 25 वर्ष। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से आकर वहां प्रधानमंत्री बन रहा है, तब उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? मिनिमम मिनिमम 30 वर्ष चाहिए। अगर बाइफरकेट नहीं कर रहा है तो सिंपल याद रखना है कि आंसर हमेशा 25 वर्ष होगा। अगर बोल रहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, चाहे राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री बने, तब एज कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? 25 वर्ष बोल तो रहा हूँ कि राष्ट्र लोकसभा का सदस्य बनने के जो मिनिमम आयु है ना, वही प्रधानमंत्री बनने का भी मिनिमम आयु है। ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रावधान। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि भाई ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है जब उनके कार्यों से, चाहे उनके कुछ कर्तव्यों से लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं, और विपक्ष को लगता है कि भाई इनके प्रति पूरा सदन इनके प्रति है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है ना? अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, यानी सरकार का मतलब, यानी सरकार का फिर इलेक्शन होगा। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो एज इट इज चल रहा है सरकार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
जनरली पहले लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के लिए है ना, तो पहले लोकसभा में लाया जाएगा और विश्वास प्रस्ताव, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। लेकिन जनरली लोकसभा का ही वेटेज ज़्यादा दिया गया वहाँ पे। अभी बात करेंगे, अभी उसके लिए अविश्वास पर कोई आर्टिकल्स की बात नहीं की गई है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई आर्टिकल्स की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो आयु कितना है, अगर यहाँ पे बोलेगा कि कितने आयु तक यह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कितनी आयु तक, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई लिमिट नहीं है भाई, जितने मन करेगा वो 80 85 150 साल रहेंगे, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ बोला कि पुनर्निर्वाचन, क्या इनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है प्रधानमंत्री का, हो सकता है जी। तो पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है कि भाई अगर इनकी सत्ता, पार्टी सत्ता में आई और सभी लोग मिलकर इनको रिकमेंड किए, तो प्रधानमंत्री दोबारा बन सकते हैं। तो पुनर्निर्वाचन इनका हो सकता है, कोई इनको नहीं रोक सकता है, सिंपल बात है। इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। और क्या डाउट है जी भाई आपका? हम्म, और कोई डाउट है जी? आप ही से पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है और? तो डाउट है बोलिए, मुंह में कथी रखें, दही जमाए हैं, बताइए। बताइए क्या है डाउट। मैं जब बोला हूँ कि महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए है, केवल राष्ट्रपति के लिए, जो 61 में मैंने बताया था। वो छोड़िए ना, वो तो प्रधानमंत्री 1 मिनट में हटा देगा। राज्यपाल की क्या औकात है, राज्यपाल का औकात जीरो है, राष्ट्रपति से भी जीरो औकात है राज्यपाल का। राज्यपाल मतलब, सुन लीजिए पहले बात सुनिए, राज्यपाल का मतलब हो गया सरकार का चमचा। केंद्र सरकार में जो भी आदमी रहेगा, जो भी सत्ता रहेगी, उसका वो चमचा का काम करे, बस यही राज्यपाल। राज्यपाल इसके अलावा कोई पावर नहीं है राज्यपाल के पास। राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है केंद्र सरकार ही, मतलब नियुक्ति, अब यहाँ पे शपथ दिलाने का काम अलग कोई करेगा, लेकिन नियुक्ति वहीं से होता है, वहीं डिसाइड करेगा किस राज्य में कौन राज्यपाल बनेगा। अपने हिसाब से केंद्र सरकार राज्यपाल बनवाती है, ताकि वहां पे सरकार औकात में चले, सिंपल बात यह है। जैसे दिल्ली में देखिए पावर दिया गया राज्यपाल को, वही पगला गए हैं अपने भाई साहब, क्या नाम है इनका, अरविंद केजरीवाल, रिजाइन रिजाइन मार दिए, आतिशी बन गई प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधान, हाँ मुख्यमंत्री, है ना। तो ये सारा चीज जो है ना, राज्यपाल की क्या होगा, जब राष्ट्रपति का औकात कुछ नहीं है, तो राज्यपाल की क्या औकात है। मतलब ये है कि राज्यपाल का मतलब हो कि भाई जितना भी, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू करना है बिहार में, तो कौन डिसाइड करेगा, सरकार तो आगे देख नहीं रही है। तो इन्फॉर्म करेंगे भाई कि देखिए दिक्कत चल रहा है बिहार में, सरकार काम नहीं कर पा रही संविधान के हिसाब से, तो तुरंत लगा दीजिए राज्यपाल, सॉरी राष्ट्रपति शासन, लग जाएगा। यानी राष्ट्रपति शासन लागू होगा नहीं होगा, राज्य का प्रशासन किस तरीके से चल रहा है, सारा का सारा डिसाइड राज्यपाल करेगा, और सारा इन्फॉर्मेशन देते रहता है राज्यपाल उसको, सरकार को, कि मामला क्या चल रहा है। तभी सरकार, जो भी सरकार केंद्र में, आज बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से राज्यपाल बनाते हैं पूरे राज्यों में, कि ताकि अपना काम वहां पे चलता रहे अच्छा से, कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया। बोल रहा है यहाँ पर भाई, कोई भी आदमी कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, कितनी बार, तो यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार बन सकता है, ठीक है। दूसरा बात, देखिए प्रधानमंत्री जो ये शब्द है प्रधानमंत्री, इसके लिए अलग से निर्वाचन या के लिए नियुक्ति का कोई अलग से प्रावधान नहीं दिया गया हम लोग के संविधान में। बस पीएम की नियुक्ति के बारे में जो बात की जा रही है, पीएम की नियुक्ति के बारे में, वो करेगा कौन, राष्ट्रपति। और यह सिंपल बोला गया है आर्टिकल 75 में,
75 में बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, दूसरा बात यहाँ पे अगर ये बोल रहा है, यहाँ पे अगर सवाल दूसरा कोई पूछ दिया, लेकिन एक एक शब्द और यहाँ पर रहता है कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। लेकिन इच्छा अनुसार का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति हैं, जब चाहें पीएम को उसके पद से हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? जब तक इसके पास बहुमत है, जब तक इसके पास बहुमत है तब तक यह पीएम रहेगा, इसको राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? जब तक बहुमत है। दूसरा बात, अगर मान लीजिए कि कोई जनरल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन यानी जो लोकसभा के इलेक्शन को हम लोग जनरल इलेक्शन बोलते हैं, इलेक्शन हुआ, किसी भी दल के पास, किसी भी दल के पास बहुमत नहीं आई, बहुमत नहीं आई, तो उस टाइम राष्ट्रपति क्या करेगा कि उसमें सबसे जो बड़ी दल होगी, भले बहुमत में हो या न हो, जो सबसे बड़ी बहुमत दल होगी, उसको किसी भी आदमी को बुलाकर वह पीएम नियुक्त कर सकता है। और उसको बोलेगा कि भाई आप एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर आप विश्वास मत हासिल करके वहां पे सदन में दिखाइए। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति करता है स्व विवेक की शक्ति, स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग यहाँ पे राष्ट्रपति करता है, स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है राष्ट्रपति यहाँ पे। इस समझ में आ रहा है मैं जो बोला हूँ? मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा, जैसे मान लीजिए बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जो भी है ना, बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ ना कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ, सरकार बनानी है, तो देखा जाए कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में, या अगर कोई थर्ड पार्टी है जो अलायंस बनाकर लड़ रहा है, उसका अलायंस में सबसे ज्यादा सीट आ गया, तो किसी भी जो सबसे बड़ी दल वाली दल होगी, उसमें से किसी भी आदमी को बुला कर वह, अब देखिए किसी को आदमी को नहीं बुलाया, वो पहले डिसाइडेड रहता है, पहली बात तो ये है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है उसमें किसी भी आदमी को बुला कर वह राष्ट्रपति पीएम नियुक्त कर सकता है। और पीएम नियुक्त करने के बाद उसे बोलेगा भाई एक महीने के अंदर में आप सपोर्ट दिखाइए लोगों का, कि ताकि सभी लोगों का आप में विश्वास है कि भाई यही आदमी कंटिन्यू पीएम सर्व करेगा पद पे, उसी को हम लोग बोलते हैं विश्वास मत। तो एक महीने के अंदर उसको विश्वास मत हासिल करना होगा। एक महीना में बोल रहा हूँ, 30 दिन 31 ऑप्शन में रहेगा तो गलत है, एक महीना याद रखना है, ऑप्शन में रहेगा एक महीना तभी मारना है आंसर सही। ठीक है ना? 30 दिन हो या 31 दिन हो नहीं होगा, एक महीने। ठीक है ना? यहाँ पे क्योंकि 30 दिन और 31 दिन का, हम महीना में जनरली महीना में ही आता है, एक महीना, एक महीने के अंदर उसको, क्योंकि इसलिए नहीं किया गया कि कोई महीना 31 का है, कोई महीना 30 का है, कोई महीना 28 29 का भी है। ठीक है ना? तो एक महीने के अंदर। और ये जो पीएम जो नियुक्त किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पर राष्ट्रपति करता है स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग। स्व विवेक का मतलब कि यहाँ पे अपने विवेक से वो आदमी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा है, क्योंकि किसी के पास बहुमत तो है नहीं। जब किसी के पास बहुमत नहीं है तो वहां पर अपना स्व विवेक की शक्ति का ही प्रयोग कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? नहीं है तो लिखिए इसको जल्दी। लिखवाऊंगा सारा चीज, वहां पर लिख लीजिए अपने, इसी से यही सब याद रहता है। ऐसे लिखे तो याद रहेगा, मैं तो लिखवाऊंगा ही, वो पोथी तो लिखवाऊंगा ही मैं। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद इच्छा अनुसार, बस समझ लीजिए इच्छा पे, राष्ट्रपति की इच्छा पर, राष्ट्रपति की इच्छा पे प्रधानमंत्री अपने पद पे बने रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राष्ट्रपति कभी भी उसे उनके अपने पद से हटा सकते हैं। जब तक उसके पास बहुमत है, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं। सिंपल यही बात बोल रहा है। क्या नहीं लिखवाऊं मैं? कोई बोला कि टाइम वेस्ट होता है लिखवाने से, कौन बोला है? कोई बोला है क्या? अच्छा कोई नहीं बोला है। नहीं अगर बोला तो अभी सुनता मैं तुरंत। तो ठीक है, जो जो नहीं होता उसमें बता दीजिए फिर। अच्छा, राष्ट्रपति किसको त्याग पद देगा, सॉरी प्रधानमंत्री किसको त्याग पद देगा? राष्ट्रपति को। अगर, अच्छा दूसरे अगर मंत्री को हटवाना होगा तो भी वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकता है कि भाई एक बार देख लो इसको हटाओ, ज्यादा उड़ रहा है।
जैसे स्मृति ईरानी बेचारी, सीट भी गया, बेइज्जती भी करवाई अपनी। हाँ, जब राष्ट्रपति उसके पद से हटा देगा, उसके रिजाइन देने से क्या मतलब है? जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रिकमेंड करे भाई इस व्यक्ति को तुम हटवा दो, जो हटा दो, तो हट जाएंगे वो। मंत्री रिजाइन क्या दे? मंत्री के बाप का है क्या वो कि रिजाइन नहीं देंगे? अपने मन के थोड़ी ना है मंत्री। प्रधानमंत्री जो बोलेगा वो करना होगा। सिंपल बात ये बोल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ? आधार तो बहुत है, लेकिन आधार कुछ नहीं रहता है। मैच नहीं हो पाएगा, ईगो का बात आ जाएगा। वो उसका प्रधानमंत्री के अनुसार ये काम नहीं करेंगे मंत्री लोग, हटवा देगा मंत्री पद से। क्योंकि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कोई मंत्री है, तो किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय आवंटित किया जाएगा? क्योंकि मंत्रियों का भी शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति ही दिलवाता है। तो किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये भी डिसाइड पीएम ही करता है। पीएम बात करेगा व्यक्ति मंत्रालय दे दिया जाए। व्यक्ति को मान लो, ये नाम के व्यक्ति को कोई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय मिल गया, तो पीएम ने बताया और राष्ट्रपति ने जाकर इसको शपथ दिलवा दी। कोई दिक्कत समझने में? मैं क्या बोला हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका भी डिसीजन खुद प्रधानमंत्री ही करता है। और प्रधानमंत्री के कहने पर तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को शपथ दिला देते हैं कि भाई चलो ठीक है, इस मंत्रालय के लिए आप मंत्री हो गए। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ पे बात हम लोग पढ़ेंगे, देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति। प्रधानमंत्री की शक्ति, जो प्रधानमंत्री की शक्ति है, बहुत सारे शक्ति हैं। अगर हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें, तो मंत्रिपरिषद के बारे में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ठीक है ना? उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इन्हीं के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो पूरा पहुंचाएंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति से अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, अगर कुछ बोल रहा है राष्ट्रपति, इनका काम है लिया पूरे मंत्रिपरिषद में लोगों को बताना। यानी बीच में यह संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं या मीडिएटर के रूप में काम करते हैं पीएम। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी इन्हीं के कहने पर किया जाएगा। अगर मंत्रिपरिषद का कोई काम हो रहा है और इनको अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके कामों को रद्द कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और मान लीजिए किसी खुश नहीं है तो हटा देंगे उनको। सिंपल बात ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा बात, अगर राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत बात किया जाए, तो राष्ट्रपति इन लोगों की नियुक्ति भी करता है ना। राष्ट्रपति के लिए संदेशवाहक के रूप में काम भी करते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अन्य शक्तियां बहुत है इनके पास। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष बनेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष रहेंगे। जैसे पहला योजना आयोग था, अभी वर्तमान में नीति आयोग है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। कोई भी विकासात्मक कार्य होगा, डेवलप वाली कार्य होगा, तो उसको देख रेख करेंगे पीएम। इन्हीं के नेतृत्व में सारा का सारा कार्य संपादन किया जाता है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? लिखिए। उसके बाद संसद के बारे में, इनके पास एक दो पावर है संसद के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है। संसद के बारे में कुछ पावर इनके पास। पहला है कि राष्ट्रपति से कहकर, राष्ट्रपति के कहने पर यह क्या करेंगे, यानी प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति से कहेगा तो राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा तो विघटित होती नहीं, अपर हाउस है वो। तो जब विघटित होगा, लोकसभा विघटित होगा, तो लोकसभा को विघटित कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। आहूत मतलब फिर से स्टार्ट करवा सकता है सत्र को। आहूत, जिसको हम लोग आहूत करना करते हैं, इस तरह का सारा कौन काम करता है? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके कहने पे? पीएम के कहने पे। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे थोड़ा इसमें, नहीं सीधे लिखेंगे शुरू शुरू से। कि प्रधानमंत्री बोले, लिखे संविधान द्वारा, संविधान द्वारा नहीं, अरे सत्य में बोला हूँ शुरू से लिखने के लिए। कहाँ हैं, सो गए हैं क्या? यहाँ से
बोला हूं कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की, संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल केवल नाम मात्र का, नाम मात्र, और नाम मात्र के जस्ट बगल में लिख लेंगे इसको डी जीरो एग्जीक्यूटिव, डी जीरो एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र का डी जीरो एग्जीक्यूटिव ब्रैकेट बंद कार्यकारी प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। आगे लिखेंगे आगे, तथा, तथा और उसी में भी कंटिन्यू, तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, उसके जस्ट बगल में लिखेंगे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति, दूसरे शब्दों में, छूट गया क्या जी, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब यहाँ पे दो बात यहाँ पे समझिए, ये दोनों बात को आपको अच्छे से याद करना होगा, समझ में आ रहा है ना? अगर याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि वास्तविक शक्ति जो राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में निहित है, उसको हम बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना? एक बार सवाल पूछा भी, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है या किसके लिए टर्म यूज किया गया है? याद रखना है कि प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है ना? और अगर जीरो लगा देगा बीच में तो किसके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए पावर किया, इसके लिए प्रयोग किया गया है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद मैंने बोला कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, नाम मात्र की शक्तियां हैं, ठीक है ना? और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास वास्तविक पावर है, यानी पूरा रियल पावर का यूज यही करते हैं, पीएम ही करते हैं, ठीक है ना? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को केवल आगे रखा गया है कि भाई उनका रूप सारा अनुरूप काम होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ, रियलिटी में है कि पूरा का पूरा पावर का इस्तेमाल कौन करता है? पीएम करते हैं, क्योंकि पीएम ही सारा का सारा काम, भाई संसद के सत्रावसान कीजिए, विघटन कीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए, सारा का सारा काम कौन कर रहा है? पीएम ही। कहाँ करते भले राष्ट्रपति हैं, करते हैं भले राष्ट्रपति, लेकिन कहने किसके कहने पे? पीएम के कहने पे। इमरजेंसी भी लगाना है भाई, मंत्रिपरिषद डिसाइड करेगी, इमरजेंसी लग जाएगा। अब इमरजेंसी लगने का बहुत सारे आधार बताया गया है, हम लोग जब उसमें पढ़ेंगे तो बात होगा भाई इंटरनल मैटर है कि एक्सटर्नल मैटर है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहरी कोई बाह्य आक्रमण है, या सेना विद्रोह कर दिए देश में, कोई दंगा हो गया, इस टाइप का कुछ मामला चल रहा है, और इस तरह का ऐसा, तो उस आधार पर भी, जिसको हम लोग सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, अगर ऐसा है तो उस आधार पर भी देश में इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। सिंपल बात यह है। चलिए आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति की नियुक्ति, सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लिखेंगे, बोले संविधान में, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और
नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नहीं दी गई है। कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसका मतलब लिखेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसी में नेक्स्ट पर लिखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि, इसी में लिखेंगे, यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं है तो कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। 1 माह के भीतर उसे विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। इतना जो कहानी बताया गया है उस पूरा कहानी का सार एक ही है। क्या है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 75 के अंतर्गत, कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है,
किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, उस स्थिति में राष्ट्रपति उस एट ए टाइम, उस टाइम जो सबसे बड़ा दल होगा, तो मैं कोई तो कोई दल होगा जिसका एक आध दो पांच सीट ज्यादा होगा, तो कोई भी ऐसा दल होगा या कोई भी ऐसी गठबंधन होगी, तो उसमें किसी व्यक्ति को वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। और यहाँ पे वो प्रयोग करता है स्व विवेक की शक्तियां प्रयोग करके वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, और उस व्यक्ति को बोलेगा कि बेटा तुम 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करके दिखाओ, अगर ऐसा है कर लोगे तो कंटिन्यू चलेगी, नहीं करोगे सरकार गिरेगी, फिर इलेक्शन होगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, हो जाता है मैनेज, क्योंकि बार बार इलेक्शन होगा तो पैसा भी तो लग रहा है। अभी मान ली 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मामला चल रहा है भारत में, अब पैसा बचाने के लिए है। तेरे बार कहाँ आते हैं? अरे भाई तो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा वो, हाई बात है, जनता का पैसा चाहते हैं। हाँ एकदम बात सही है। कहाँ से रिपोर्ट पढ़ेंगे 36 रुपये पर 105 रुपया देते हैं। तो आज जो यहाँ पे सुनिए इधर, आज जो BHU JNU DU में जो लोग पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कहाँ से सरकार, उसका टैक्स कौन पे कर, वो उसके लिए सरकार का मतलब उसके लिए क्या करे, सरकार नहीं कर रही है। एम्स में इलेक्शन हो जा रहा है, एम्स में इलाज हो जा रहा है फ्री में, ये सब सारा चीज हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है ना, आम जनता के लिए, खासकर गरीबों के लिए। ये भी तो सोचना है, खाली सरकार के बारे में गलत नहीं सोचना है, उसका पॉजिटिव भी देखिए, कि खाली अब नहीं कि हाँ बस उसका एक केवल नेगेटिव ही देखेंगे हम लोग कि हाँ घूम रहा है 13 बार। अरे भाई तो आप सिंपल समझिए, मुखिया के इलेक्शन में आजकल लोग 50-50 लाख रुपए खर्च कर दे रहा है, केवल मुखिया के इलेक्शन में आजकल 50 लाख कम नहीं होता है। उसमें तो आदमी किसी पर पावर नहीं कि जाकर मुखिया से बात कर ले, क्योंकि उसको पता है लोकल आदमी मारेगा वहीं में लटका कर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हम लोग इजीली गाली दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिल नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से। इलेक्शन जो बार बार होगा तो इसमें किसकी दोष है, इसमें किसको लॉस होगा? आप ही लोग, मेरा ही लॉस होगा ना। हो जाएगा सामान मांग, फिर गलियाएंगे बैठकर कि ये चीजें महंगी हो गई। अभी दूध 2 रुपये 1 रुपया बढ़ा है, लोग पगला गया है। दूध 1 रुपया बढ़ गया है लीटर पे, सभी लोग की हालत खराब है ना। आप मतलब सभी लोग, मतलब मैं अपने को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, सभी लोग की, सब लोग बैठ कर गलिया रहे हैं सरकार को। एक बार के इलेक्शन में 1 रुपया दूध बढ़ गया, बार बार इलेक्शन में समझ ना कितना क्या होगा। हाँ, टमाटर 100 रुपये बीच में हो गया था, बताइए, कोई टमाटर नहीं खा पा रहा था घर में, देख कर ही सूंघ के ही खुश होते थे हम लोग कि चलो टमाटर भी कोई चीज है। एक बात सुनिए, पहले आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप डिबेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन किसी भी आदमी के बारे में, किसी भी आदमी, प्रधानमंत्री छोड़िए बहुत लंबा बात है, अभी अपने में बात करेंगे, किसी भी आदमी के बारे में एक पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, उस व्यक्ति के बारे में निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना है। अगर आगे जाना है लाइफ में तो बहुत दिक्कत होगी। अभी एक मेरा ही सीनियर थे, अमित नाम है, CEO थे, वो BPSC में सिलेक्टेड हैं, उनकी इतनी यही था, उनका भी एक वन साइडेड थे वो भी, समझ में आ रहा है ना। मतलब इतना बड़ा भक्त था वो बीजेपी का कि अगर कोई बीजेपी के बारे में बोल देना तो बिना पूछे मारता था वो नहीं देखता कि मैं कहाँ हूँ। माने आप उससे मजबूत है तो आप भी मारेंगे उसको, सिंपल बात है। तो उसको ये डर नहीं है कि मैं मार खाऊंगा कि मारूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है, भिड़ जाएगा आपसे। अभी सिलेक्शन हो गया ना, बहुत टॉर्चर सहे इधर, वहीं उनको ऐसे संजोग, उनका ऐसे जगह पोस्टिंग दे दिया है जहां पे बीजेपी के सारे लोग बैकआउट में है। संजोग देखिए, किस्मत भी तो होती है कोई चीज। अब भाई साहब परेशान थे, संजोग से मेरे ही ब्लॉक के कुछ दूरी पर उनके दूसरे ब्लॉक में है, एक दिन फोन किया मेरे पास। अच्छा, मेरे से इसी मैटर पे बात हुई थी कि बीजेपी को लेके, मैं जानते हैं कि जब जिस टाइम बीजेपी की बात हो रही थी उस टाइम मेरे साथ कांग्रेस वाला पार्टी था, तो मैं उसके सपोर्ट में था। अब अकेले कैसे उनका सपोर्ट करूंगा, मैं अपना रिश्ता भी तो बचाना है मुझे, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। हो गया थोड़ा बहुत बहस, बहस का मतलब कि भाई यार ठीक है निकलो इधर से, सीनियर थे, मैं बोल दिया निकलो, ईगो पर आ गया भाई, कैसे निकलो बोल दिया, भैया बोलता था नहीं बोल रहा, मैं पागलों को क्या बोलना है भैया से, हटाओ।
जब देखे कि डर, तो मेरे पास फ़ोन किया एक बार। हम बोले भाई क्यों फ़ोन कर रहा है मेरे पास, मैं तो फ़ोन रिसीव नहीं किया उनका। तो कुछ भैया से फ़ोन करवाया, फिर मैंने गया, बोला क्या हुआ अमित भैया। तो उसके बाद में भैया ये बोला रेस्पेक्ट, बताइए क्या हुआ है गलती सही। हम लोग देखिए सॉरी, जो गलती हुआ है मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा बहुत हवा पानी दिया मैं। फिर बताया हमसे बहुत सारा बात कि ये है वो है। इसलिए बताया कि मेरे चचेरे भाई का क्या होता है, मैंने पत्नी की बहन का शादी वहीं पर हुआ है। वो लोग बहुत दबंग आदमी, मतलब उस एरिया के मुखिया के चुनाव लड़ा है 2 4 बार, हारा वरा है शायद। तो मैं, हम लोग ठीक है बात करता हूँ, हो जाएगा कोई दिक्कत। मैंने इतना कि मतलब मेरे सामने वो बंदा था जो एकदम ढीठ टाइप का आदमी है, वो रोता नहीं है, वो ढीठ टाइप का। वो लगा रोने कि बहुत दिक्कत हो रही है, ये सब परेशान करके रख दिया है। हम लोग तो क्या जरूरत था कि बताने कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। बोलते कि मैं जिस पार्टी के लोग हैं उसी पार्टी का मैं, कि हाँ एकदम, अब नाम नहीं बताऊँ किस पार्टी के हैं, वैसे पार्टी वगैरह वो अंदर से मुझे भी नहीं आ पाता है, लेकिन है तो है, मान लीजिए। बातचीत हो गया, मैंने उनसे मिलवा दिया भैया से कि थोड़ा एक बार देख लीजिए, बहुत दिक्कत में है, अपना ही दोस्त है, थोड़ा इसको अगर हो पाए संभव तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने उसने पेटिशन डाल दिया था कि भाई मुझे यहाँ से ट्रांसफर चाहिए, नहीं तो मैं जॉब रिजाइन मार दूंगा। इतना टॉर्चर हुआ था उनका। वो अपने, इतना टॉर्चर हुआ था कि वो अपने पत्नी को घर छोड़वा दिया था। समझ रहे हैं टॉर्चर का मतलब ना, उसको खतरा हो गया था अपने शरीर पर। और उसके पारिवारिक पत्नी, मतलब अपना अभी बाल बच्चा हुआ नहीं तो दो ही था, अपने पत्नी को पहुंचवा दिया घर पे कि नहीं तुम अभी वहीं पर रहो, मामला शांत होकर फिर आना। ये तो जा नहीं सकते हैं जॉब छोड़कर। उनके लिए दरोगा साहब 4 5 10 पुलिस एक्स्ट्रा मंगवाए थे, जबकि सीओ के सब मिलता नहीं है, जनरल एक आध गो मिलता है, वो भी बूढ़ा बूढ़ा मिलता है सब। कुछ नहीं हो सकता उस सबसे। 10 12 पुलिस के प्रोडक्शन में था सीओ होकर, इतनी दिक्कत हो गई थी। और इसी सीओ का काम क्या है, वही झगड़ा वाला मैटर, खेत वाला जमीन वाला। उनका जमीन वो जोत रहा है, उनका जमीन वो घूस दिया, और उसमें भी है थे बीजेपी। मामला तो और गड़बड़ हो गया सारा। तो चीजें हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर आदमी को हर पर्सपेक्टिव से सोचिए चीजों को। केवल एक डायरेक्शन में सोचेंगे ना तो आपको केवल किसी में नेगेटिव दिखेगा, और नहीं तो केवल किसी में पॉजिटिव दिखेगा। आपको जो लग रहा है ना, आपका जो माइंड सेट है कि एकदम बीजेपी का विपक्ष में है, मैं, मुझे एकदम लगता है ना ना सरकार ने, तो कांग्रेस कौन सा लग रहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते हैं, कौन दे देता था कहाँ। अब देखिए अब अभी कांग्रेस का मैं रिकॉर्ड उठाकर, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कांग्रेस बीजेपी के बारे में, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, लेकिन अब यहाँ पे मत खुलवाइए मुंह, कभी अकेले मिलिएगा मैं बताऊंगा। लिखिए, लिखिए आगे। हाँ। नहीं, वो पागल आदमी मार उड़ देगा, कोई ठीक नहीं। मैं रहूंगा बीजेपी विपक्ष में, सपोर्ट में। हाँ, आप लोग किसके तरफ से, उधर से कि मेरे तरफ से? बीच वाले को लोग और मारता है। बीच दोनों लोग मिल के हम लोग मारेंगे। नहीं, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। लेकिन एक आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, या जो भी समझिए, कि थोड़ा अपने आप को एक्सपोज करिए, समझ में, एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है, लाइफ में बहुत दिक्कत होगी। लिखिए, प्रधानमंत्री, हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ। हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री का लिखेंगे इसमें, प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, शपथ एवं गोपनीयता, गोपनीयता। अच्छा शुरू से, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे, राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। हाँ बताइए।
क्या था, किसको डाउट था? गोपनीयता की शपथ दिलाता है कि सब कुछ अंडर रखना है, बाहर नहीं, उल्टी नहीं कर देना है जाकर हर जगह, उसको थोड़ा बचा कर रखना है। जो चीजें बताई जा रही है कि भाई काम करना है, अच्छे से काम करना है, वायसनेस तरीके से काम नहीं करना है, बायस नहीं होना है किसी के प्रति, न्यूट्रल रहना है आपका। उस जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद पे आप थोड़ा न्यूट्रल रहिए, सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलिए, सबका साथ सबका विकास कीजिए, केवल पंजा मत दिखाइए। लिखे आगे, राष्ट्रपति, हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति की पदावधि। हेडिंग है राष्ट्रपति की पदावधि, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, प्रधानमंत्री की पदावधि, प्रधानमंत्री की पदावधि। लिखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, तथा वह राष्ट्रपति के तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, लिखेंगे प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते, प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। लिखेंगे प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते, प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, वह, उसी में लिखेंगे वह यानी प्रधानमंत्री, वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है, वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। ठीक है, हाथ दर्द को नहीं कर, लिखवाऊं ना, अभी दर्द नहीं ना कर रहा हाथ, तो लिखिए, हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। ये नहीं कि इधर लिखवा मन में आप लोग गलियाइए कि बहुत लिखवा रहा है, और तो सारा पाप आप ही लोगों को होगा, मुझे क्या होगा। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, नहीं तो बोलिए, राउंड सुन लूंगा उसके बाद लिखवा दूंगा। सुन ले क्या? चलिए, मेरा ही मन कर ही रहा था किधर शुरू करूं। हाँ, तो पूछने का काम तो डेली होगा ना,
पूछने काम तो बीच बीच में एक राउंड चलता रहेगा। है तो लिखवा दूंगा ना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ यहाँ पे कि अब नहीं आऊंगा दोबारा। चलिए। हाँ हाँ, आप नहीं, आपके बगल में, हाँ हाँ हाँ। और सुने पहले बताना नहीं कि मुझे याद नहीं है। जिसको नहीं सुना है वो खड़ा रहेगा 5 मिनट। नहीं वो तो लिखेंगे ही। चलिए बताएंगे आप सबसे आसान सवाल। अनुच्छेद 23 क्या है? इतना आसान तो नहीं हो सकता है कुछ भी। हाँ तो आसानी पूछा हूँ, 23 आसान। नहीं, सब अलग अलग है ना। मुझे भी तो पता है किसे क्या पूछना है। इतना ही में मुझे भी आइडिया लग गया है ना। पता है। दशहरा करना है, 10 दिन जो आ रहा है। आपका कौन सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी पूछें? ठीक है। चलिए बताएंगे। जो गंगा नदी है, भारत की कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अपनी पानी को उसमें अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है? हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, अरब सागर, अरब सागर में। हाँ हाँ। नर्मदा का दो सहायक नदी बताइए, जो लेफ्ट लेफ्ट से जो मिलती हो, यानी बाएं से मिलती हो उसमें। बैठिए। अरे भाई, तो जीएस में तो पूछता है ना पॉलिटी। ये आप पढ़ रही हैं? पॉलिटी नहीं रहता है? तो तो क्यों पढ़ रही हैं आप? सब्जेक्ट चेंज करना है आपको? तब कहाँ पढ़ रही हैं, मतलब इतना एकदम इंजॉय कीजिए घर पे। बैठिए। आपका है जी सब्जेक्ट? अच्छा, अब वो भी पूछना होगा मुझे लग रहा है अब। ठीक है, जिसका जो सब्जेक्ट होगा बताएगा, उसी में से सवाल पूछूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। अनुच्छेद 17 क्या है? ये है। तो 18? तो 18 क्या है, 17 में है तो? पता है 18? बैठिए। सही है आपका वैसे। 18, चलिए आप बताएं आप। हाँ हाँ। अरे कुछ तो बताइएगा, मैंने ऐसे होगा? है? तो क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे होंगे। एग्जाम देना है ना इस बार टीचर वाला। तो कब रिवीजन कीजिए, एग्जाम के दिन? दशहरा करना है? तब बैठ जाइए आप। दुर्गा माता का कृपा, बैठ जाइए आप। मैं पाप नहीं लूंगा अपने माथे। चलिए जी आप। इनको इनको बोलिए। अनुच्छेद 19 क्या है? अब इतना आसान से नहीं आया तो बहुत दिक्कत है फिर तो क्या मतलब है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से पढ़ाने का फालतू का। अनुच्छेद 19 तो इतना आसान है। अच्छा ठीक है, तो 18 बता दीजिए फिर इसी बात पे। 17? तो 18। बैठिए। चलिए। अनुसूची 4 में क्या है? आपको भी दशहरा करना है 10 दिन? बैठ जाइए, करना है तो बोल नहीं रही हैं आप।
हाँ वो चलेगा, राउंड तो चलेगा, अब एक आध राउंड चलेगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए भाई साहब, इधर से भी बराबर करना है ना। हैट वाले खड़े हो जाइए। अनुच्छेद सॉरी, अनुसूची 9 क्या है? याद है आपको? बताइए, मुझे पता है। तो मैं कैसे बोलिएगा आपको याद है? दिव्य शक्ति है ना मेरे अंदर, बताइए। हैं? क्या बोले हैं आप? अभी क्या बोले हैं? तो वही तो है, लैंड रिफॉर्म ही तो है अनुसूची 9 में। ऐसे होगा? एक और बताइए। चलिए 30 क्या है? अनुच्छेद 30। वो तो ठीक है, 29 थी तो अल्पसंख्यकों के लिए, उसमें है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैठिए। चलिए भाई साहब, खड़े हो जाइए आप। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष, सलाहकार समिति के। संघीय समिति, प्रांतीय समिति। ऐसे होगा? एक भी सही नहीं बताएं। सलाहकार समिति थे ना BN राव। प्रारूप के समिति भीमराव अम्बेडकर थे। ऐसे होगा? चलिए, चलिए। हाँ हाँ हाँ। प्रारूप समिति के दो सदस्य का नाम बताइए जो दूसरे आदमी की जगह पर उनका नियुक्ति किया गया था, वो कौन कौन दो सदस्य थे? पहले तो आपको पता है कि अध्यक्ष कौन है? हाँ, उसमें 7 सदस्य थे। उसमें एक अध्यक्ष खुद थे, 6 अलग सदस्य थे। दो लोगों का एक आदमी के बाद में समय से पहले नियुक्त किया गया, डेथ के बाद उनको नियुक्त की गई थी, तो वो दो व्यक्ति का नाम पूछ रहा हूँ मैं। नहीं पता? तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 34 क्या है? हम्म। बैठिए। चलिए आप बताइए आप। सबसे आसान। अनुच्छेद 32 क्या है? नहीं याद है? आपातकाल कहाँ से लिया गया है? इमरजेंसी कहाँ से ली गई? आपातकाल, हाँ वहीं बोलते हैं आपातकाल, उसी को बोलते हैं ना। कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? बैठिए। चलिए आप बताइए तो आप। नहीं नहीं, आपने आपके बहुत पीछे पीछे, हाँ हाँ। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अच्छा चलिए, तो मान लेता हूँ मैं। न्यायपालिका।
ऐसे होगा। न्यायपालिका बैठिए। चलिए तो बताइए तो न्यायपालिका कहाँ से ली गई है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए खाली लिखवाइए। ऐसे होगा, खाली लिखने से क्या होगा। लिख लिख तो हमको लग रहा है कि आधा पॉलिटिक्स, आधा से ज्यादा लगभग हो गया पॉलिटिक्स। अब इसके बाद संसद समाप्त होगा, उसके बाद क्या है, राज्य में थोड़ा बहुत चीज़ों को देखना है, पंचायती राज व्यवस्था, जुडिशरी, न्यायपालिका। अब थोड़ा वो संसदीय समिति, ये सब एक आध दो क्लास मिसलेनियस चलेगा। जहाँ से मोस्ट पोर्शन है पॉलिटिक्स वो लोगों का समाप्त हो गया है। जहाँ सवाल ज़्यादा पूछता है हर एग्जाम में, पंचायती राज व्यवस्था, जुडिशरी है, एक दिन चलेगा, 2 दिन में वो समाप्त होगा, 3 दिन। रिवीजन होता है घर पे? नहीं होता है। छुट्टी छुट्टी में? क्या मतलब छुट्टी छुट्टी में? अच्छा, दशहरा के दिन माता जी आएंगी क्या आपके ऊपर? 3 तारीख को तो मैं तो पूछूंगा ही, 3 तारीख तो परसों ही तो है। पढ़ाई मन नहीं करते, मन करता है। जॉब करती हैं आप? कहाँ क्या? क्या जॉब करती हैं? कि हम लोग कुछ दीजिए एडवाइस। बैठिए। तो कौन सा एडवाइस दे रही हैं आप? हम लोग दीजिए, जरूरत लगे हम लोग भी ले लेंगे भाई, जरूरत पड़ेगी तो 3 तारीख जो आप बोले, मैं इसी से डर रहा हूँ। आपने 4 5 6 बोला रहता तो मैं सोच, 3 ही क्यों बोली हैं आप। खैर छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे टाइम पास के लिए चल रहा है सब। टीचर देना है ना? डीएलएड या बीएड क्या किए हैं आप? डीएलएड तो 1 to 5 देख रहे हैं, कुछ सवाल बहुत टफ पूछ रहा है। अरे फर्स्ट तो क्या 8वां टाइम में ही सिलेक्शन होगी? ऐसा थोड़ा कि सोचना कि नहीं 8वां से पहले नहीं लेना है सिलेक्शन। ये कौन सा मतलब जवाब हुआ, चलिए जी। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? कनाडा के। संघात्मक शासन व्यवस्था। तो क्या है, तो वो कहाँ से लिया गया? संसदीय विशेषाधिकार मैंने संसद को जो विशेष अधिकार दिया गया है कुछ क्षेत्रों में, तो वो कहाँ से लिया गया है? ऐसे होगा। बैठिए बैठिए, चलिए जी। हाँ। बादाम खाया कीजिए, वो आता है ना बादाम, बड़ा वाला जो बादाम आता है उसको। डर डरना क्यों, सब लोग तो आप ही के जैसे हैं, कौन सा लोग इसमें सुना दे रहा है। इससे भी कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। चलिए, सबसे आसान आपसे मैं पूछूंगा, एक सवाल जो आपको बता देना होगा। न्यायपालिका, जो स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? हम्म। तो न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? नहीं, उल्टा है। न्यायपालिका लिया गया है 1935 का अधिनियम से, और जब स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बात हो तो ये लिया गया है यूएसए से। अनुच्छेद 50 क्या है? देखिए, आपको सारा याद, आप बोलने के बाद भूल जाती हूँ। एक बात, एक और लास्ट बता ही दीजिए फिर। अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति के बारे में है, सही है। राष्ट्रपति को 72 याद है, बताइए क्या है? 72। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, चलिए जी। हाँ हाँ। 63 क्या है?
65। बैठिए, चलिए बताइए जी। हाँ ठीक है, वो तो याद आ ही जाएगा। अब आप बोलिए। कौन सा ऐसा अधिनियम था जो कर्नवालिस के लिए लाया गया था? सोच लीजिए उसके बाद। ठीक है। और ठीक है, 86 लाए। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बैठिए, चलिए। किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? 61वां अधिनियम ही कौन सा अधिनियम है भाई? संघीय न्यायालय बोला हूं मैं, कहाँ से 1861 हो जाएगा? संघीय बैंक की स्थापना। न्यायालय बैंक तो एक ही में मैंने 1935 का अधिनियम। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? कंफर्म? तो मार्ले मिंटो सुधार। नो। बैठिए, चलिए। अनुच्छेद 65 क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। 61 क्या है? शपथ। चलिए, तो सबसे आसान एक और सवाल है जो मुझे लग रहा है कि आप बता देंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे? अच्छा, चार। हाँ, कब उसको घटाकर संख्या 18 कर दी गई थी? कंफर्म हो जाए तभी मैं बोलूंगा। बैठिए, चलिए। ना ना ना, आप ओके। हाँ 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 हाँ। किस अधिनियम में इसकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई? हंड्रेड परसेंट गलत। अच्छा, बैठ के पूछे, बैठ दीजिए, बैठ के बताइए, बैठिए। अब बताइए, याद तो है, अब बताइए। मैं नहीं पूछूं? तो अच्छा, तो मतलब तो क्वेश्चन वैसे ना पूछता है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो मैं इसमें सब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ। ऑप्शन थोड़ा ना होता। ठीक है, ऑप्शन अब वो भी मिलेगा, वो भी दिख ही जाएगा। सब लोग अपना अपना नाम भर के उसमें और देंगे, और मैं यहाँ पर आकर बजाते अनाउंस भी करूंगा। वो भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर ये शुरू हुआ है ना तो वो भी हो जाएगा, ताकि बहाना, कोई भी ऐसा बहाना न बचे जिसको हम लोग आगे लेकर चलें। जैसे इनका है कि वीकली में पढ़ाई करती हूँ। आपके कंपनी में कोई जॉब है मेरे लिए? मजाक नहीं बोल रहा हूँ, पूछिएगा, अगर होगा तो। मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, मिल नहीं पा। नहीं, और ज़्यादा करना है ना। मैं सोच रहा हूँ रात में भी जॉब को, जॉब सोऊं नहीं, पैसा इतना कमाऊं कि बस पैसा ही चाहिए। और आपको पढ़ना भी है, वर्क फ्रॉम होम से बहाना नहीं चलेगा यहाँ। चलिए, लिखिए। हाँ,
किसे? हाँ, प्रस्तावना। हाँ हाँ। आप उप हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब पढ़िए आप। आपको भी करना है क्या? 9 दिन दशहरा ये आ रहा है। दशहरा दशहरा। नहीं करना, लिखिए। बहुत बढ़िया, कुछ तो कीजिए आप लोग, लिखिए। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। प्रधान राष्ट्रपति, मैं एक जगह पढ़ाया था कल, वही दिमाग में खाली आ रहा है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां में लिखेंगे। पहला लिखेंगे मंत्री परिषद के संबंध में। पहला लिखेंगे उसमें मंत्री परिषद के संबंध में। मंत्री परिषद के संबंध में लिखेंगे पहला इसमें। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। और उनमें फेरबदल करता है। और उनमें वो फेरबदल करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है तथा उसमें फेरबदल करता है। तथा उसमें फेरबदल करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। वह किसी मंत्री को वह किसी मंत्री को वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने तथा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। हाँ, लिख दे क्या? यही लिखाता है ना जी, बर्खास्त करने की सलाह देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट लिखेंगे। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त कर सकता है। वो त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे राष्ट्रपति के संबंध में, यानी दूसरा पावर इसका है राष्ट्रपति के संबंध में। लिखेंगे मंत्री परिषद के वह यानी प्रधानमंत्री वह मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को वह मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है। राष्ट्रपति को सूचित करता है। या उसमें लिखेंगे या तो वो अपने मन से दे सकता है। या तो वह अपने मन से दे सकता है।
या फिर लिखेंगे या राष्ट्रपति के कहने पर या मांगने या कहने पर सारी सूचनाएं देनी होती है या देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? हाँ नहीं, ये बोल रहा है सिंपल, इसमें लाइन बोला है सिंपल, जो इतना मैंने लिखवाया है इसमें बोल रहा है कि जो भी चीजें यानी जो कार्यपालिका में कोई काम हो रही है या विधायिका में कोई काम अगर हो रही है, तो जितना भी मंत्री परिषद द्वारा कोई डिसीजन लिया गया, कोई निर्णय लिया गया, तो उसके निर्णयों को दो क्राइटेरिया समझना है। या तो पीएम अपने मन से राष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना, इसका मुख्य काम ये है, इसको देना ही है, बताना है कैसे होगा। अगर मान इनकेस अगर ये नहीं दे रहा है, तो अगर चाहेगा तो राष्ट्रपति उसके बारे में जानकारी मांग सकता है। ये दोनों बात मैं बता रहा हूँ। इनको तो देना है, जितना भी डिसीजन लिया जाएगा मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, तो सारी सूचनाएं इसको प्रदान करना है। या तो बता रहे, या तो बिना मांगे देना है या मांगने पे देना है, सिंपल ही बात है। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे संसद के संबंध में, तीसरा पावर इसका संसद के संबंध में। लिखेंगे वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। हो गया। आगे लिखेंगे प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियां। बोले लिखेंगे वह योजना आयोग ब्रैकेट में लिखेंगे अब नीति आयोग। वह योजना आयोग ब्रैकेट में लिखेंगे अब नीति आयोग, कॉमा राष्ट्रीय विकास परिषद, नहीं ब्रैकेट बंद के बाद कॉमा के बाद मैं बोला हूं, राष्ट्रीय विकास परिषद, कॉमा अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद।
का अध्यक्ष होता है? जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता, स्पोक पर्सन। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, वह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। वह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। ठीक है, प्रमुख होता है। ये हो गया हम लोग का प्रधानमंत्री के बारे में। किसी को डाउट है यहाँ पे? अगले क्लास में, कल तो शायद क्लास छुट्टी रहेगी, 2 अक्टूबर है तो नहीं रहेगी। नेशनल हॉलीडे रहना भी चाहिए, गलत है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम लोग कल शुरू करेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा। ठीक है ना? इस वीक में अगर क्लासें चलेगी कंटिन्यू, तो इस वीक के लास्ट तक हम लोग लोकसभा राज्यसभा ये हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद जब क्लासेस अगर दशहरा में 1 दिन तो छुट्टी होगा ही, कम से कम 2-4 दिन, जो भी होगा 3-4 दिन जो भी हो। तो जब इसके बाद अगर ओपन होगा तो उसमें हम लोग पंचायती राज, इसके बाद तुरंत पढ़ेंगे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पहले। ठीक है ना? पंचायती राज व्यवस्था के बाद हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी, और जुडिशरी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल जो है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, सारा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो बाकी रह जाएगा, अगर कुछ रहा बाकी तो हम लोग देखेंगे। किसी कोई डाउट है?